दोस्तों, गांव का एक बहुत ही झगड़ालू व्यक्ति था जो हमेशा दूसरे का बुरा करता था, अपना भला करता था। उसका एक ही सपना था कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, इतना दबंग बन जाऊं कि मैं इन गांव वालों के ऊपर अपना शासन चलाने लगूं। ये गांव वाले मेरी इच्छा से ही काम करें, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कदम ना बढ़ाए और जो ऐसा मैं कहूं वैसा ही करें। बस धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और फिर एक दिन उसका सपना साकार हो जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ा दबंग बन जाता है और गांव पर अधिकार भी जमाने लगता है। लेकिन कहानी में यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ आ जाता है कि उस दबंग व्यक्ति के लड़के को गांव के कुछ लड़के मिलकर के उसे मार देते हैं। तब वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है और फिर उसका पारा साथ में आसमान पर चढ़ जाता है। फिर वो गांव वालों के साथ क्या हासिल करता है और क्या आतंक मचाता है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये घटना आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हालांकि ऐसे दरिंदे के लिए तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसे दरिंदे के लिए तो तुरंत समाप्त कर देना चाहिए जो किसी के ऊपर ऐसा अत्याचार कर सके। तो आइए जान लेते हैं कि उस दबंग व्यक्ति ने गांव वालों के ऊपर कौन सा कड़ा एक्शन लिया था, कौन सा अपना शासन जमाया था। एक गांव में बहुत ही ज्यादा दबंग व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह बहुत ही ज्यादा झगड़ेलू और कलेशी व्यक्ति था जो दूसरे का हमेशा बुरा चाहता था, कभी भी किसी आदमी की मदद नहीं किया करता था। जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता था उससे वो जलता था और उसके कार्य में वो विघ्न पैदा कर देता था। लेकिन बस उसका एक ही सपना था कि मैं इन सभी को अपना गुलाम बना करके रखूं, इन सभी के ऊपर अपना अधिकार जमाऊं, मैं जैसा कहूं वैसा ये लोग करें, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, मैं इनका राजा बन करके रहूं, गांव में मेरा ही शासन चले। बस इसी बात को सोच करके वो रात दिन अपना षड्यंत्र रचने लगता है और अपना साम्राज्य शुरू करने लगता है। इसी प्रकार से वो कुछ बाहर के दबंग लोगों को अपने पास रखने लगता है और गांव का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ जब जाता है तो उनसे वो मारकूट करवाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसने बहुत सारा अपना साम्राज्य जमा लिया था। गांव के लोग उससे डरने लगे थे क्योंकि गांव के लोग सोचा करते थे कि इससे अगर पंगा लोगे, अगर इससे झगड़ा करोगे तो ये बाहर के दबंग लोगों को बुला लेगा और फिर बहुत ज्यादा झगड़ा होगा तो हो सकता है हमारे साथ कोई अनहोनी घटना घट जाए। और नॉर्मल गांव के साधारण व्यक्ति सभी झगड़े से डरते हैं। वो सोचते हैं हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना आदमी नहीं है जो हम इससे झगड़ा कर सकें। इसी बात को लेकर के गांव के लोग चुप हो जाते थे और फिर रात दिन उसका इतना साम्राज्य बढ़ता चला जाता है कि वो बहुत बड़ा दबंग बन जाता है, गांव को लोगों को अपने अंडर में कर लेता है। एक दिन गांव के सभी लड़के मिलकर के मैच खेलने के लिए जाते हैं क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए मैच का बहुत बड़ा शौक होता है। तो उसी मैच खेलने के लिए उस गांव का जो दबंग व्यक्ति था प्रताप सिंह, उसका लड़का भी जाता है और गांव के सभी लड़के भी जाते हैं। उस गांव के सभी लड़के मिलकर के मैच को खेल रहे थे। इसी बीच उस दबंग व्यक्ति का लड़का भी उस मैच में पहुंच जाता है और वो उनसे किसी बात को लेकर के झगड़ने लगता है। लेकिन वहां के सभी लोग तो डर जाते हैं। जो लड़का गांव के थे वो सोचने लगते हैं कि भाई इसका पिता तो बहुत बड़ा दबंग है और ना जाने वो क्या कर सकता है हमारे साथ में, इसलिए वो लोग तो सभी उससे दब जाते हैं। लेकिन गांव का एक बहुत ही साहसी बलवान निडर लड़का था, वो उससे बिल्कुल नहीं डरता और वो उससे झगड़ने लगता है। बस इसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जो गांव का निडर लड़का था वो बहुत ही साहसी लड़का था, उसके अंदर कोई डर नहीं था और वो उस लड़के के लिए मारपीट करने लगता है। फिर मारपीट होते होते काफी झगड़ा आगे बढ़ जाता है और फिर उनके बीच में इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि गांव का जो साहसी लड़का था, बलवान निडर, वो उस दबंग व्यक्ति के लड़के को वहीं जान से मार देता है। और मारने के बाद फिर तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। गांव के जो लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं कि अब इसके पिता को अगर पता चलेगा कि हमारा लड़का मर चुका है तो फिर वो इसके और इसके परिवार के साथ न जाने कौन सा हासिल करेगा, क्या इन्हें सजा देगा। यह सुनकर के वहां अफरा तफरी का माहौल मचता तो है, लेकिन वहां के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, कोई नहीं बचता। ये बात की सूचना जब उस दबंग व्यक्ति को मिलती है कि गांव के एक लड़के ने हमारे लड़के को मार दिया है, ये बात सुनकर के वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है और उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं। उसी वक्त वो अपने
दबंग व्यक्तियों को साथ लेकर के उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसके बेटे की बॉडी पड़ी हुई थी। अब वो जानकारी जुटाता है कि आखिर किसने मारा था। तब सभी लोग डर की वजह से उसे बता देते हैं कि गांव का जो एक लड़का है सासी, जिसका नाम अभी है, उसने इसे मारा है। इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और तुरंत उस लड़के को और अपने जो पालतू लोग होते हैं उसके साथ जो दबंग रहते हैं उनसे उस लड़के को पकड़वा लेता है और चौराहे पर उसे उल्टा लटका करके उसका भी वहीं पर खात्मा कर देता है। इस प्रकार से ये माहौल पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में फैल जाता है कि उससे अगर कोई भी आंख मिलाएगा तो उसका वो यही हासिल करेगा। और चौराहे पर सारे लोग एकत्र हो जाते हैं। वो तमाशा जब देखते हैं तो सबको वो चेतावनी दे देता है कि अगर किसी ने हमारे साथ बगावत करने की कोशिश की या हमारे विरुद्ध चलने की कोशिश की या फिर हमसे आंख मिलाने की कोशिश की तो हम उसका यही हासिल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तक तो हम किसी को सताते नहीं थे ज्यादा, लेकिन अब हम इस तरह से नहीं बैठेंगे। अब सबको हमारी बात माननी पड़ेगी और जो लोग हमारी बात नहीं मानेगा उसका हम यही हासिल करेंगे, चौराहे पर लटका करके उसको इतनी ही कड़ी सजा देंगे। ये बात जब गांव के लोग सुनते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब कैसे गुजारा होगा। ये व्यक्ति तो अपने अहंकार में इतना चूर है, किसी गरीब को भी नहीं बख्शेगा। इस प्रकार से गांव में उसका बहुत बड़ा माहौल बन जाता है, दहशत बन जाती है। यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी, गांव के लोग भी उससे डरने लगते हैं। लेकिन एक दिन वो बैठा हुआ विचार कर रहा था और सोचने लगता है कि इस गांव में ना जाने कितने कितने बलवान लड़के पैदा होंगे और इस प्रकार से हमारा साम्राज्य घटने लगेगा। हो सकता है ये लोग कोई अपनी सलाह मशवरा कर लें और सारे लड़कों को एकत्र करके हमारे खिलाफ कोई बगावत ना करने लगे। इसलिए उसने गांव में ये आदेश कर दिया कि गांव में किसी भी महिला के अगर कोई लड़का पैदा होगा वो लड़का मेरे पास लेकर के आएगी और नहीं आएगी तो हम उसके पूरे परिवार का खात्मा कर देंगे। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है और इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों की जबरदस्ती उसने जमीन छीन रखी थी, लोगों की जबरदस्ती उसने मकान छीन रखे थे। और इधर से तीसरा आदेश उसने ये कर दिया कि कोई भी लड़का, कोई भी महिला अगर जन्म देगी किसी भी लड़के को तो वो लड़का मेरे पास आएगा, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। ये बात सुनकर के पूरे गांव में कोहराम मच जाता है, सन्नाटा छा जाता है। महिलाएं छुप छुप करके घर में रोने लगती हैं कि अब क्या करें, इस गांव को छोड़ करके भी नहीं जा सकते, इस गांव को छोड़ करके जा रहे हैं तो ये दबंग व्यक्ति हम सबको पकड़वा लेगा और कड़ी से कड़ी सजा देगा। कोई लोग पुलिस में भी शिकायत करने नहीं जा सकता था क्योंकि उसके खिलाफ किसी में इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कोई शिकायत कहीं कर सकता था या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था। और छोटी मोटी शिकायतें उसके खिलाफ हो भी जाती थी तो कोई भी पुलिस वाला उससे आकर के कुछ नहीं कहता था, उसी के यहाँ आता था और उससे मिलकर के जयराम जी की करके चला जाता था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। गांव में जो भी लड़का पैदा होता है जिस महिला के, वो महिला डर की वजह से अपने बच्चे को ला करके उसी दबंग व्यक्ति प्रताप सिंह को ला करके दे देती थी और वो व्यक्ति उस बच्चे को वहीं खत्म कर देता, उसी औरत के सामने, उसी माँ बाप के सामने। और वो वहीं से रोते चीखते बिलखते वापस घर के लिए लौट जाते थे। अगर वो कुछ बोलते उस व्यक्ति से या कुछ कहते तो वो उन्हें भी इसी तरह से भयानक मौत देता, इसलिए वो कुछ नहीं कहते हैं। गांव में इतना दहशत बन गई थी, इतना माहौल खराब हो गया था कि लोगों का जीना हराम हो गया था। बस लोग ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से इस गांव से हम पलायन करें, किस प्रकार से इस गांव से निकलें। लेकिन निकल करके जाते कहाँ, क्योंकि वो शैतान बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ उसके जो लोग थे वो चारों तरफ निगरानी रखते थे कि इस गांव से कोई निकल ना जाए, उखड़ ना जाए और सारे लोग हमारे ही गुलाम बन के रहें। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन जिस लड़के को उसने चौराहे पर लटका करके मारा था उसी लड़के की माँ के एक बच्चा पैदा होता है जो लड़का था। और उस बच्चे की माँ उस बच्चे को गोदी में लेकर के उसके चेहरे को देख करके रोने लगती है, बिलखने लगती है, सोचने लगती है कि वो दुष्ट इस बच्चे को अब मार देगा,
क्योंकि वो सारे गांव में जो भी बच्चे पैदा होते हैं महिलाओं के, उन सभी को मार देता है। तो मेरे बच्चे को भी मार देगा, मेरे से तो और ज्यादा भी रंजिश मानता है, क्योंकि मेरे लड़के ने उसके लड़के को मार दिया था, फिर उसने मेरे लड़के को चौराहे पर इतनी दर्दनाक मौत दी जिसे देख करके पूरा गांव कांप उठा था। मेरा भी कलेजा हिल गया था। मैं आज भी उस घटना को नहीं भूली हूँ, और आज इस लड़के को मेरे को मारेगा तो फिर भला मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे इस प्रकार से रह पाऊंगी। अपने बच्चे को भला अपनी आंखों के सामने मरता हुआ कौन देख सकता है। यह विचार करके वो रोती है। तभी उसका पति आ जाता है और कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, जो होगा सब भगवान देख लेगा, लेकिन हम तो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते। इस बात की सूचना उस दबंग व्यक्ति के पास पहुंच जाती है कि उस घर में एक लड़का पैदा हुआ है। तब वो सूचना भेजता है कि उस बच्चे को लेकर के तत्काल हमारे कोठी पर आया जाए। अब वो दोनों लोग पति पत्नी बहुत ज्यादा विचार करते हैं। तब उनके दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा करो, इस लड़के के लिए लड़की बना लो और लड़की बता देना। लेकिन वो चेक नहीं करता है, जो बताते हैं वही मान लेता है। तब वो उस लड़के के लिए लड़की वाले कपड़े पहना लेते हैं और गोदी में लेकर के उसी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे लड़की पैदा हुई है। ये बात वो दबंग व्यक्ति प्रताप सिंह सुनता है तो वो खुश हो जाता है। कहता है कि इस गांव में लड़कियां ही रहेंगी, लड़का कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी नजरों के सामने कोई ऐसा लड़का मैं पैदा नहीं होने दूंगा जो मेरी बराबरी में आकर के मुझसे नजरों से नजरें मिला सके। इसलिए लड़कों का खात्मा करता जाऊंगा। कोई भी किसी का बच्चा पैदा होते ही जीवित नहीं रह सकता, उसे मैं तुरंत मार दूंगा। और लड़की चाहे कितनी भी हो जाए, उनसे मुझे कोई घृणा नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई बैर नहीं है। लड़कियों को नहीं मारता था। इस प्रकार से वो उस लड़के के लिए वापस कर देता है और लड़की समझ करके फिर वो माता पिता बड़े खुशी होते हैं मन में और लौट करके घर चले आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, वो बच्चा बड़ा होता है। उस लड़की की जो माँ थी वो बहुत चालाक थी, अपने बच्चे की जांच ना हो जाए इसलिए वो लड़की बना करके रखती थी। उसके बड़े बड़े बाल कर लिए थे और उसे लड़की वाले कपड़े पहनाया करती थी। धीरे धीरे जब वो लड़का लगभग 10 वर्ष का हो जाता है और 10-15 वर्ष तक लड़का और लड़की में खास कोई जांच नहीं हो पाती ये लड़का है या लड़की है। 10 वर्ष के बाद में फिर चुपचाप वो लड़की की जो माँ होती है और पिता होते हैं वो विचार करते हैं कि लड़के को हम यहाँ से बाहर भेज देते हैं पढ़ाई के लिए किसी शहर में रात ही रात, तब इसकी जान बच सकती है। अन्यथा इसे पता लगेगा कि हमने इससे झूठ बोल दिया है कि ये लड़की है, तब ये हमको भी मार देगा और हमारे लड़के को भी मार देगा। ये विचार करके वो अपने लड़के को बाहर शहर में भेज देते हैं किसी प्रकार से, किसी जुगाड़ से, और वो लड़का शहर में चला जाता है। वहां जाकर के पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे वो पढ़ता चला जाता है। इधर जो उसके माता पिता थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारा लड़का बाहर पढ़ाई के लिए चला गया है और इस दरिंदे की नजरों से बच गया है। अब वो लड़का बाहर जाकर के पढ़ाई करता है। ये कभी कभी जाते हैं, उसे पैसे दे करके आ जाते हैं और कह देते हैं बेटा तू घर मत आना, कभी भी यहीं रह करके पढ़ाई कर, सारी व्यवस्था तेरी यहीं कर दी है। अब उसके पिता जो होते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, उसका पूरा खर्चा उठाते हैं और वो लड़का पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे इंटर ग्रेजुएट कर लेता है। बड़ी अच्छी रैंक से वो पास होता है, अच्छे नंबरों से पास होता है और फिर वो आईपीएस की तैयारी करने लगता है। आईपीएस की तैयारी करते करते एक दिन वो अच्छे नंबरों से आईपीएस रैंक प्राप्त कर लेता है और फिर वो आईपीएस अधिकारी बन जाता है। आईपीएस अधिकारी बनता है एक दिन, क्योंकि उसके पिता ने मना कर दिया था कि बेटा तू गांव कभी मत आना, तू गांव आएगा तो बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट जाएगी, इसलिए वो गांव नहीं आया था और आईपीएस बनने के बाद अपनी ट्रेनिंग पर चला गया था। इधर इसके पिता काफी दिन के बाद जब उससे मिलने को जाते हैं तब वो खुशखबरी सुनाता है कि पिताजी मैं एक आईपीएस अधिकारी बन गया हूं और तुम निश्चिंत रहो। आईपीएस अधिकारी की बहुत बड़ी पावर होती है, जिले का मालिक होता है। तब उसके पिता बड़े खुश होते हैं, घर आकर के अपनी पत्नी को बताते हैं कि हमारा बेटा आईपीएस अधिकारी बन गया है। तब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के पास जाते हैं जिसका नाम अंकित वर्मा था। उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अंकित वर्मा, तुम्हें नहीं पता ये जो हमारे गांव का दबंग व्यक्ति है भानु प्रताप सिंह, ये बहुत ही ज्यादा दबंग है। इसने तुम्हारे एक बड़े भाई के लिए मार दिया है, उसने बहुत बुरी तरह से चौराहे पर मारा था और वो घटना आज भी हमारी आंखों में गूंज रही है। हम उससे जब तक बदला नहीं ले लेते तब तक हमारे लिए शांति नहीं आएगी।
वो लड़का जब ये बात सुनता है कि इसने हमारे भाई को मार दिया है, तब वो भी कहता है कि माँ बाबूजी तुम चिंता मत करो, उसका जो साम्राज्य है उसने साम्राज्य बना करके रखा है, उसे मैं तुरंत खत्म करवा दूंगा। तब वो आईपीएस अधिकारी अपने ही जिले के आईपीएस अधिकारी यानी जिले के जो एसएसपी होते हैं उनसे आकर के मिलता है, जिले के डीएम से आकर के मिलता है, जो बड़े बड़े पॉलिटिक नेता होते हैं उनसे आकर के मिलता है, सभी से आकर के संपर्क साधता है और पूरी हकीकत को जब वो बताता है तो नेता लोग तो उससे पहले से मिले हुए थे, वो इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन जो बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं, जिले के आईपीएस अधिकारी जो थे, एसएसपी और डीएम एसडीएम, सभी लोग उसकी बात सुन करके और जो वो घटना सुनाता है कि हमारे गांव में इतना दबंग व्यक्ति है कि वो जन्म लेते ही लड़कों को मार देता है, लड़कियों को नहीं मारता। ये बात जब एसएसपी और डीएम साहब सुनते हैं तो वो भी बड़े एक्शन में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप भी एक आईपीएस है, मैं भी एक आईपीएस हूं, हमारा फर्ज बनता है कि हम क्राइम को जड़ से खत्म कर दें। और फिर जब आपके ऊपर इतनी बड़ी समस्या है, आपके माँ बाप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम जितनी हो सकेगी पूरी आपकी मदद करेंगे और गांव वालों को ऐसे दबंग व्यक्ति से मुक्त कराएंगे। तभी वो बहुत सारी फोर्स को एकत्र करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत बड़ा दबंग व्यक्ति और दबंग व्यक्ति के ऊपर हल्का हाथ डालने से कोई फायदा नहीं होगा। तब वो आईपीएस अधिकारी सभी लोग नॉर्मल भेष में आ जाते हैं, डीएम साहब भी आ जाते हैं, एसडीएम भी आ जाते हैं, नॉर्मल भेष बना करके और अपनी पूरी टीम को लेकर के वहीं पहुंचते हैं उसी व्यक्ति के घर और सभी फोर्स को चारों तरफ उस गांव के तैनात कर देते हैं, उस जिले के एसएसपी, और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर तैनात रहना, जैसे ही हम सूचना दें तुरंत उसे गिरफ्तार करना है। और इधर जब वो आईपीएस अधिकारी उसी जिले के एक हाथ में गुड्डा लेकर के जाते हैं और उसी महिला से कहते हैं कि लो तुम ये बच्चा लेकर के उसी दबंग व्यक्ति के पास जाओ और ये कहना कि ये लड़का है, फिर हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि ये वास्तविक इस लड़के के साथ क्या हासिल करता है, क्या दरिंदगी करता है। तब वो महिला आईपीएस अधिकारी अंकित वर्मा की मां अपने झोली में गुड्डा लेकर के जाती हैं और उसी दबंग व्यक्ति भानु प्रताप सिंह से कहती हैं कि बाबूजी हमारे लड़का पैदा हुआ है, ये लीजिए। तब वो कहता है कि इतनी हिम्मत कि हमारे सामने लड़का पैदा हो गया, हमारी हुंकार से तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं और तूने लड़के को जन्म दिया है। तुरंत वो आदेश करता है अपने ही एक बराबर में खड़े हुए व्यक्ति को और उस लड़के को मारने के लिए कहता है कि इसे जमीन पर मार दो। और जैसे ही वो व्यक्ति उस झोली में से हाथ डालता है तो हाथ में वो गुड्डा आता है और जैसे ही वो देखता है कि ये औरत हमसे मजाक कर रही है तो वो और ज्यादा क्रोधित हो जाता है और आदेश करता है कि इस महिला को तुरंत पकड़ लो और इसे यहीं पर उल्टा लटका दो। जैसे ही वो लोग उस महिला की तरफ दौड़ते हैं, वहीं पर जो उस महिला का जो लड़का अंकित वर्मा आईपीएस वो था और उस जिले के एसएसपी थे, डीएम थे, एसडीएम थे और सादा भेष में जो लोग थे वो सब दौड़ करके आ जाते हैं और वहां उसके जो भी चमचे खड़े होते हैं उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। और आईपीएस अधिकारी तुरंत उस दबंग भानु प्रताप के लिए भी गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसके 2-3 मुंह पर तमाचे जड़ देते हैं और कहते हैं कि आज से तेरा साम्राज्य खत्म होगा, तूने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रखा है, लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। उन सभी को गिरफ्तार करके वो थाने ले जाते हैं और उसकी जो कोठी बंगला होती है उस सभी को सीज करते हैं, जो अवैध कब्जा होता है उसे हटवाया जाता है और थाने में ले जा करके उसके ऊपर ना जाने कितने बच्चों के मर्डर के केस दायर होते हैं और सभी के लिए वो जेल भेज देते हैं और जेल भेजने के बाद उस गांव को उस दबंग व्यक्ति से मुक्त कराते हैं। इस प्रकार से आईपीएस बनने के बाद अंकित वर्मा ने अपने ही जिले के आईपीएस यानी एसएसपी और डीएम साहब से मिलकर के उस भानु प्रताप दबंग व्यक्ति का साम्राज्य खत्म करवाया, उसे जेल भिजवाया और उसकी जो अवैध संपत्ति थी उसे सबको हटवाया और जिसकी उसने जबरदस्ती छीन रखी थी उन सभी को वापस दिलवाया। इस प्रकार से उस दबंग व्यक्ति का वहीं पर खात्मा हुआ। तो साथियों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस लड़के ने आईपीएस बन करके अच्छा काम किया? क्या वो आईपीएस नहीं बनता तो ये साम्राज्य खत्म करवा पाता या नहीं करवा पाता? आप जो भी सोच रहे हैं अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।